नीला नीला जो टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, नीला और सफेद, वो है बहुजन जो नायक कहे जाने वाले एएसपी पार्टी के जो अध्यक्ष जो बड़े भाई चंद्रशेखर जी हैं, उनकी पार्टी एएसपी पार्टी के आज यहाँ पे कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। और उस उद्घाटन में वो दिल्ली प्रदेश लेवल तक के वो सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी इस आगे के कार्यक्रम के लिए आप देखते रहिए कि किस प्रकार से इस कार्यालय का जो उद्घाटन है हो रहा है, प्रकार से इस कार्यालय का जो उद्घाटन है हो रहा है। और तमाम वो समर्थक जो एएसपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी कुछ ही क्षणों में रिबन काट करके आजाद समाज पार्टी, तो वो तमाम वो कार्यकर्ता जो एएसपी पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग सैकड़ों के तादाद में। और आप देख सकते हैं कि बालक राम बौद्ध जी भी हैं यहाँ पे सेंटर में, जो कि उनके द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन होना है। और आप थाली लिए हुए आप देख सकते हैं कि स्वयं जो जगदीश जी हैं वो थाली लेके सीजर लेकर के वो मुख्य अतिथि का जो स्वागत करते हुए, और जिस प्रकार से इस कार्यालय का जो उद्घाटन होना है, आपको मैं कार्यालय का स्पेस में दिखा देना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि जो जगदीश भगत जी ने जो चारों तरफ जो फ्लैक्सी जो बैनर लगा रखा है। और आप देख सकते हैं अनिल सागर जी हमारे बीच में आ चुके हैं। और ये जो सीधी जो तस्वीरें हैं दोनों प्रदेश लेवल तक के जो पदाधिकारी हैं, बालराम बौद्ध जी और अनिल सागर जी, और तमाम वो एएसपी पार्टी के जो समर्थक हैं यहाँ पे, उनके द्वारा जो रिबन काट करके कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी का ये जो बैनर है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बड़ा तस्वीर है, और साथ में माननीय कांसीराम जी का जो तस्वीर है काफी अद्भुत है। और साथ ही साथ जो दिल्ली प्रदेश सचिव पूर्व सांसद प्रत्याशी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम पार्टी से जुड़ने के लिए आप संपर्क भी इस नंबर पे, और संपर्क का जो मोबाइल नंबर है 753198। आप सीधी जो तस्वीर है आप देख सकते हैं यहाँ पे तथागत बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है, मानवर बहुजन नायक मानवर कांसीराम जी की भी तस्वीर है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे कैंडल के साथ में यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। और कैंडल जो बुद्ध रीति जो पद्धति होती है, बुद्ध पद्धति से ये उद्घाटन होगा, पुष्प अर्पित होंगे। तो बाकी बैक कैमरे में बहुत काम करते हैं इस समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए। आपका स्वागत है आवाज भारत टीवी में। सर, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उससे उसको क्या मतलब किस रूप में आप देखते हैं, और यहाँ से क्या पार्टी का उत्थान, मतलब दिल्ली के एक कोना है, पूर्वी दिल्ली बोला जाता है, जो कि सबसे पिछड़ा एरिया भी बोला जाता है, तो उसके लिए आगामी दिनों में क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, जो आज सबसे पहले तो मैं आप चैनल के माध्यम से सभी आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि आज आज़ाद समाज पार्टी का जो एक कार्यालय खुला है, ये कार्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये कार्यालय आज़ाद समाज पार्टी के साथ साथ एक बहुजन विचारधारा कार्यालय बनेगा, क्योंकि जो बहुजन विचारधारा है, जिस तरह एक बाबा साहब चाहते थे कि देश प्रबुद्ध भारत का निर्माण चाहते थे, उस प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए देश में एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार बने दिल्ली प्रदेश के अंदर कि जो दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको जो संवैधानिक अधिकार हैं वो अधिकार उनको प्रोवाइड कराए जाएं।
उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उनको कोई लुभावने वादे ना किए जाएं, प्रैक्टिकल में उनके साथ उनका दुख भी साझा किया जाए, उनका सुख भी साझा किया जाए, और उनको एक एहसास हो कि हम भी एक देश की राजधानी दिल्ली की एक दिल्ली में एक बिल्कुल एक सम्मान के साथ हम अपना निवास कर रहे हैं। साथ के साथ देखिए, जो आज ये कार्यालय बना है, ये आजाद समाज पार्टी का एक पूरी लोकसभा कार्यालय है, जिसमें पहल कदमी की है आदरणीय जगदीश भगत जी ने। मैं जगदीश भगत जी को बहुत बहुत उनको शुभकामना दूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये पहल की है। और निश्चित ये पहल जो है, आज उनकी पूर्वी लोकसभा की जो पहल है, आने वाले समय में जो 2029 का समय आएगा, उसके अंदर ये यही आवाज वो दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी। मुझे इसका पूरा भरोसा है, क्योंकि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और वो जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता की दुख सुख को साझा करते हैं, जनता की आवाज़ को समझते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं। और इस कार्यालय का जो एक स्वरूप है, ये तो उन्होंने एक विधानसभा स्तर कार्यालय खोला है। आगे आने वाले समय में वो हर दिल्ली के हर विधानसभा में, उनके अंडर 10 विधानसभा हैं, वो 10 की 10 विधानसभा में कार्यालय खोल के और इस जनता की समस्या को, जनता की आवाज़ को दिल्ली की पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे। कहने का मतलब कि जो कार्यालय खोलने का जो उद्देश्य है, यहाँ से एक शुरुआत की लहर है, मतलब दिल्ली के एक पूर्वी इलाके से। बिल्कुल, उन्होंने जो पहल की है, वो पहल देखिए कि आप आने वाले समय में बहुत ही जल्दी दिल्ली जितनी भी उनकी 10 विधानसभा है, 10 की 10 विधानसभा में ऑफिस खोलेंगे। और निश्चित आने वाले समय में वार्ड के चुनाव के बाद 2029 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में एक परिवर्तन की लहर होगी। उस परिवर्तन का आगाज जो होगा, वो भगत जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली से ही होगा। आज से पहले मैं आपके बारे में मतलब जैसा सुना है, और लोग जो बताते हैं कि इससे पहले दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए आप दिन रात कार्य करते आ रहे हैं, मतलब एएसपी पार्टी में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुजन समाज की बात है, देखिए चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, ये सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं की विरासत को संभाले हुए हैं। और जहाँ जो बहुजन विचारधारा को संभाले हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज के पास धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, भारतीय संविधान है। और जो महापुरुषों की जो हमारे पास विरासत में जो हमें विचारधारा मिली हुई है, उस विचारधारा को हम मजबूत करने के लिए, उस विचारधारा को कायम रखने के लिए जो आज आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरे देश में वो इस बात को, एक बहुजन विचारधारा को लेकर जा रहे हैं कि जो वो चाहते हैं कि देश का हर नागरिक, उसके जो अधिकार हैं, वो अधिकारों से उसको वंचित न किया जाए, वो सम्मानजनक जीवन जिए, व्यक्ति की गरिमा, वो गरिमा के साथ जीवन जिए। इस संकल्प के साथ जो आज सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जो पूरे देशव्यापी आंदोलन पर निकले हुए हैं, तो उस आंदोलन को देखते हुए हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम भी आजाद समाज पार्टी के द्वारा, भाई अनिल सागर जी हैं, कि दिल्ली में जो जनता जो अपने हकों से अभी वंचित है, उन हकों को देने का काम करें। वर्तमान में जो चंद्रशेखर आजाद जी जो कर रहे हैं कार्य को, मतलब आने वाले दिनों में कैसे आप देखते हैं? देखिए, आने वाला जो समय है वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में है और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को धरातल पर लागू करेंगे। और निश्चित आने वाला जो समय होगा वो बहुजन समाज का समय होगा। चलिए, आप दोबारा मैं आऊंगा, मैं आपके पास में अनिल सागर जी हैं, जो कि प्रदेश लेवल तक के ये पदाधिकारी हैं। सर, आज मतलब क्या कहना चाहेंगे कार्यालय को उद्घाटन? देखिए, भाई साहब ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने डिटेल में आपको बताया कि कार्यालय का क्या लाभ हो सकता है, पार्टी कैसे स्थापित होती है, केंद्र कैसे बनाया जाता है। कार्यालय का मतलब ही होता है कि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक केंद्र बनाएं और उस केंद्र से जो है वहाँ की जो शाखाएं हैं उसको बढ़ाने का काम करें। अभी हमारे इस पिछले महीने में भी देखेंगे, अरविंद जी, नरेंद्र जी हैं, उन्होंने भी अभी पीछे आप लोग देखेंगे, ये गोकुलपुरी जो विधानसभा है, ये विधानसभा अगर असल में देखेंगे अम्बेडकरवादियों गढ़ है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर विधायक भेजने का काम भी किया और थोड़ी सी कमी रह गई दूसरी बार, फिर भी लोग डटे रहे। यहाँ पर अम्बेडकरवाद यहाँ बहुत मजबूत है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आज माननीय जगदीश भगत जी ने ये कार्यालय का जो यहाँ स्थापित किया है, और इन लोगों की टीम इतनी अच्छी है, यहाँ पर नरेंद्र जी हैं, अरविंद जी हैं और भगत जी हैं, इन लोगों ने एक कार्यालय और भी खोला पहले पिछले महीने। आपको राजनीतिक और मतलब सामाजिक दोनों अनुभव है, तो इस पार्टी में आपको कैसा महसूस लग रहा है? सुनो, सामाजिक, राजनीतिक, ये चीजें आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, जो वैचारिक पार्टी नहीं है वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती है। जिसकी विचारधारा है उसके देश के अंदर शासन सत्ता पर जब वो पहुंच जाती है,
तो वो अगर सही मायने में उस विचारधारा पे काम करे और टिके तो बहुत लंबे समय तक वो चलने का काम करती है। इससे पूर्व जिस पार्टी में थे, क्या वो विचारधारा वहां पे नजर नहीं आई? नहीं, विचारधारा देखो, अब मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उन लोगों ने जैसा काम किया, अब वो इस बात को मानते हैं कि भाई हमने एक बहुत सुनहरा, मतलब एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता खोया है। अब दिल्ली के हालात भी देख लेंगे। दिल्ली के हालात, जब से हमने पार्टी छोड़ी है उसके बाद दिल्ली में ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं उनको। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है दिल्ली के अंदर। अगर पहला युवा सम्मेलन मैंने किया अम्बेडकर भवन में, तो ना तो कभी पहले हुआ था ना कभी आगे हो पाएगा। अम्बेडकर तालकटोरा स्टेडियम में बहुत पूरा तालकटोरा स्टेडियम भरने का काम हमने किया। कभी ना भर पाएंगे आगे, ना कभी भरा होगा। तो मैं आजाद समाज पार्टी को उसी रूप में देखता हूँ, महापुरुषों के आंदोलन के रूप में देखता हूँ। और आजाद समाज पार्टी आने वाले भविष्य के अंदर जो खोई हुई जो विरासतें हैं, जो मान्यवर साहब कांशीराम चाहते थे देश के अंदर शासन सत्ता पे हम कामयाब हों, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या उनके जितने गुरु रहे हैं, जैसे आप कुछ लोग अभी कहने लगे कि भाई बाबा साहब भगवान बुद्ध की तस्वीर नहीं थी, या भगवान बुद्ध के ऊपर सवाल करने लगे कुछ लोग, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। देखो, पॉलिटिकल पार्टी हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग वैचारिक रूप से जिस महापुरुष को मानते हैं, हम ज्यादा बात करें उसके नाम से। अगर हम देखो, ये बात सच है। अभी एक दिल्ली के हमारे मंत्री घूम के उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि भाई हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि भाई उनकी गाड़ी में तेल किसी और का डलता है। आप देख लो, मैं कह रहा हूँ, आप लोग हिस्ट्री निकाल लेना कि वो दिल्ली में मंत्री जब तक रहे तो मंत्रालय में रहे और विधायक भी रहे, तो मंत्री भी रहने के बाद भी उनके गले में आपने गमछा नहीं देखा होगा। अगर नहीं, वो कितने बच्चों का भला हुआ? हाँ, तो ये तो सवाल उनसे करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं कि भाई मंत्री बनने के बाद वो नीला गमछा पहन के उत्तर प्रदेश से घूम रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की देन है। पार्लियामेंट के अंदर अगर नीला गमछा पहन के कोई जा रहा है तो चंद्रशेखर आजाद जी की देन है। पटका छोड़ो, चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रियंका गांधी को नीली साड़ी पहनाने में मजबूर कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, जब अमित शाह ने यह बयान दिया था कि अम्बेडकर 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 कहने वाले लोग अगर आज भगवान का नाम ले लेते तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। तो ये सारी चीजें आप देखिए, पूरे देश के अंदर अगर नीला पटका अगर कोई पुनः आऊंगा आपके पास में। सबसे पहले आपको बधाई हो, कार्यालय आपने ओपन किया है, यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो, आपको ये मनोकामना मैं करता हूँ। आज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज अपने सभी भाई और युवाओं से, और यहाँ पे मेरे बड़े भाई भी हैं, बुजुर्ग हमारे पिता समान भी हैं, उनसे भी मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, जो आज कार्यालय में आके उन्होंने कार्यालय की शोभा बढ़ाई है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा, अपने क्षेत्रवासियों से, ये कार्यालय एक अकेला भगत जी का नहीं है, ये पूरे समाज का, हर बिरादरी के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। कभी भी है, कोई भी परेशानी है, कार्यालय खुला या नहीं खुला, मेरा नंबर उस पर लगा हुआ है। अगर रात को भी किसी को भी कोई भी परेशानी आती है तो तुरंत मुझे कॉल करे, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा उनको। तो धन्यवाद। नंबर भी दर्शा रखा है बैनर पे, मैंने जैसे कि दर्शकों को मैंने बताया है कि जो नंबर है पे इस पे कॉल करें। अब मैं पुनः एक आखिरी सवाल के साथ में मैं चलता हूं, क्योंकि जब एएसपी पार्टी, उससे पहले जब भीम आर्मी थी, और भीम आर्मी जब दिल्ली में दस्तक उस समय जब दी थी, तो सबसे पहले भारतीय संविधान लेकर के जो चंद्रशेखर भाई वो निकले थे, पूरे बूथ लेवल पे, पूरे विधानसभा में दिल्ली में उनका भ्रमण रहा। और उस समय जो खड़े थे वो बालक राम बौद्ध जी थे। सर, उस समय के और अब में कितना परिवर्तन हुआ है पार्टी में या सामाजिक, मतलब कि उसमें जब भीम आर्मी थी? देखिए, जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी एक सवाल किया था कि बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर आजाद समाज पार्टी में क्यों आ गए, ये परिवर्तन है। जैसा कि परिवर्तन हम इतिहास में देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के सब के समय काल में रिपब्लिकन समाजवादी पार्टी थी, लेकिन फिर भी मान्यवर कांशीराम साहब को आजाद बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ा। तो ये एक परिवर्तन का दौर है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि भाई आज बहुजन समाज पार्टी एक कमजोर स्थिति में आ गई है, तो बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि जिस इमारत को, जिस महल को बहुजन समाज के महापुरुषों ने बनाया है, उसको जर्जर ना होने दें, उसको कमजोर ना होने दें, उसको और मजबूत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। और आज़ाद समाज पार्टी आप देख रहे हैं कि उस समय भीम आर्मी थी। आज अब आप हमारे बीच देखेंगे भाई नरेंद्र जी हैं, भाई अरविंद जी हैं, सुशील बौद्ध जी हैं, अनिल सागर जी हैं, जगदीश भगत जी हैं, शशिकांत जी हैं, साथ ही मुजफ्फरनगर वहाँ से मुजफ्फर बिजनौर से हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो एक
संकल्प था। जो भीम आर्मी हमारा एक सामाजिक संगठन है, वो आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। वो समाज के हर दुख सुख को शेयर करेगा। भीम आर्मी हमारी ताकत है, क्योंकि वो भीम आर्मी जो बाबा साहब के नाम से है, बाबा साहब के नाम से जो उद्घोष है कि वो हमारी एक विरासत है, उस विरासत के द्वारा ही हम पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी, उस पार्टी के द्वारा जो देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए शासन सत्ता बहुत जरूरी है। और उस शासन सत्ता के लिए ही आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब तक शासन सत्ता में बाबा साहब अम्बेडकर या महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति या संविधान को मानने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब तक संविधान के द्वारा मिले हुए अधिकारों को उनको वंचित किया जाता रहा है। और आज़ाद समाज पार्टी का संकल्प है कि देश के अंदर जो अभी आपने पहले एक सवाल पूछा था कि आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा क्या है। आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा है कि देश में जो 1966 में आज़ाद होने के बाद कोठारी कमीशन जो एक शिक्षा के ऊपर गठित किया गया था, उस कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है। उस कमीशन में क्लियर स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जो एक शिक्षा का प्रोविजन दिया है कि देश के हर बच्चे को शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी मिले, उस शिक्षा को फ्री एंड कंपलसरी आज़ाद समाज पार्टी लागू करेगी। जैसे जहाँ भी जिस भी स्टेट में सरकार बनेगी, चाहे दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, वहाँ पे पहला काम होगा शिक्षा का ही होगा। दूसरा जो होगा वो नशे का होगा। शराबबंदी पे पूर्णतः प्रतिबंध किया जाएगा, क्योंकि शराब के द्वारा ही समाज में बहुत विषैला जहर फैलाया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि इस देश में दो व्यवस्था पहले चल रही है, एक मानवतावादी व्यवस्था है, एक मनुवादी व्यवस्था है। मनुवादी व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह के उन्होंने नाना प्रकार के आज विषैले स्थापित कर दिए हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा इस देश में मानवतावादी व्यवस्था को स्थापित करेंगे और स्थापित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इधर आए, आप लोग इधर आइए। मैं सभी अपने साथियों से और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक पहल शुरू करी है और जो अगला ऑफिस का खुलने जा रहा है आज़ाद समाज पार्टी का, वो आज़ाद समाज पार्टी की ही जमीन में खुलने जा रहा है। 150 गज भगत जी आज़ाद समाज पार्टी को मतलब एक उसमें दे रहे हैं, ऑफिस के लिए गिफ्ट कर रहे हैं 150 गज। ये मतलब कि कहा जाए अगर 150 गज का मतलब करोड़ रुपए हो गए। करोड़ रुपए का जो जमीन है वो आज इन्होंने मीडिया के सामने इन्होंने घोषित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी पहल है और इसे कहते हैं कि एक समाज के लिए एक ऐसा कार्य करके दिखाना जो कि दिन रात मतलब कि उस समाज में तत्पर बने रहते हैं। और अभी आगे के लिए अभी और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और भी तमाम पदाधिकारी हैं एएसपी पार्टी के, जैसे हमारे बीच में है जो प्रवक्ता के रूप में जो सहारनपुर से विजय पाल जी हैं और मंडल कार्यालय अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप तो सर यूपी से हैं, पूरा यूपी का कमान संभाल रहे हैं, अभी मतलब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली और यूपी में कितना परिवर्तन हो गया है एएसपी पार्टी को लेकर के? सबसे पहले तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी कहा कि मैं पूरे यूपी को देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं केवल जिला कार्यालय प्रभारी हूं और मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूं। देश का कोई सा भी कोना हो, कोई भी प्रोग्राम हो, मैं अपने ज़िले को छोड़कर वहाँ जरूर पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मेरे समाज में बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारे मजदूरों के साथ, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये हमारा संघर्ष है, ये संघर्ष जो है एक बहुत लंबी लड़ाई है। अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें इस लड़ाई में हम सबका, आप सभी का जो है साथ जरूरी है। साथियों, दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वो है जो पाखंडवाद की तरफ, गाय गोबर की तरफ, मंदिर की तरफ
और अंधविश्वास की तरफ ले जाती है। दूसरी विचारधारा वो है जो प्रगति की ओर ले जाती है, शिक्षा की ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है, और अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो विचारधारा है वो अंबेडकर विचारधारा है। तो हमें जो है अंबेडकर विचारधारा पे ही काम करना है। और जिस एरिया से आते हैं वो सहारनपुर है, और कहा जाए कि एक राजनीति का भी गढ़ है और वहाँ पे दलितों का भी गढ़ है। वहाँ की राजनीति में और दिल्ली में इस वक्त पूर्वी दिल्ली में खड़े हैं, कितना परिवर्तन देखते हैं? देखिए, परिवर्तन बहुत ज्यादा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूँ उसी जनपद के हमारी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी भी उसी जनपद से हैं, और मैं मात्र 10 किलोमीटर उनके गांव से दूर रहता हूं। तो ये जो संघर्ष की जो चिंगारी थी वो सहारनपुर से ही शुरू हुई थी, क्योंकि 2015 में भीम आर्मी का गठन किया था, और उसके बाद जो है 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। और हमारी जो ये दोनों संगठन हैं ये साथ साथ काम करते हैं। बिना भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी नहीं है, और बिना आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी भी नहीं है। सबसे पहले हम भीम आर्मी को ही तवज्जो देते हैं, क्योंकि भीम आर्मी ने वो काम करके दिखाया है कि आज जो है जैसे मेरे गले में नीला पटका है, कोई भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी जब किसी दफ्तर में या किसी थाने में जाता है तो उसका ये नीला पटका देखकर ही जो है अधिकारी भी खड़े हो जाते हैं, और उनकी बात मानने के लिए तुरंत जो है तैयार हो जाते हैं। तो इतना असर है सहारनपुर में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला है। अभी दिल्ली में हमारी कई साल से शुरुआत है, और बड़ी अच्छी शुरुआत है। मैं आज इस मौके पर हमारे भावी लोकसभा प्रत्याशी एवं दिल्ली प्रदेश सचिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पहल की है कि कार्यालय का जो आज उन्होंने ये उनके सौजन्य से उसका उद्घाटन हुआ है, तो ये कार्यालय जो है एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कार्यालय वह स्थान होता है जहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिल बैठकर जो है आगे की जो है रणनीति तैयार करते हैं, और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए जो है नीतियां तैयार करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे हमारे बीच में है, हम इनसे परिचय के साथ में सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम भारती है, और मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम की जो सदस्य भी हूँ, इलेक्शन भी लगा, निगम प्रत्याशी भी हूँ, कोर कमेटी सदस्य भी हूँ, और महिलाओं के साथ खड़ी होती हूँ। जहाँ भी लगता है कि यहाँ तकलीफ है तो कोशिश करती हूँ उनकी समस्या हल करने के लिए। मतलब आंदोलन में ज्यादातर दिखाई देती है। हाँ, बिल्कुल। जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली का किसी भी कोने में या कहीं भी मतलब कि आंदोलन हो रहा हो, आप वहाँ पे नजर आती हैं। पुरुष प्रधान देश में अगर हमें अपनी भागीदारी दिखानी है तो महिलाओं को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। उनको आगे बढ़ के डट कर मुकाबला भी करना है, क्योंकि 5,000 साल से आगे से भी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो किसी को दिखाई नहीं देती है, अगर हम उसका अगर संघर्ष करें या उसके प्रति हम मुकाबला करें, लड़ाई करें, तो हमें फ्रंट पर फर्स्ट पे आना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश, अब तो महिलाएं चांद पे भी जा रही है। महिलाएं चाहे चांद, पायलट बननी है, इंजीनियर बननी है, वैज्ञानिक बननी है, कहाँ कमी कहाँ? महिला को बलात्कार भी हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत कार्य भी हो रहे हैं। यानी हर समय हर जगह महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। तो अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मूल जड़ जो महिला है, अगर हम महिलाओं को आगे नहीं कर सकते तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वो हक अधिकार दिया है समानता का। महिला बिल कोड में हमें बहुत अधिकार मिले हैं, समानता का भी उनमें मैन अधिकार है। तो महिलाओं को तो आगे क्या कारण है जो कि दलित महिलाओं के साथ में ये ऐसा उत्पीड़न हो रहा है? दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। दलित नेता बहुत सारे हैं जो दलितों के लिए काम कर। आपने फोटो देखी है, फ्रंट दिखा है? एक्चुअली
कि अलग अलग, अभी बीजेपी पार्टी ले लीजिए, मनुवादी पार्टी है पूरी, लेकिन वो किनको उठाते हैं? वाल्मीकि समाज के लोग। उन्हीं में से किसी को ले लेंगे, कोई जाटव समाज का ले लेगा, कोई मौर्य समाज का ले लेगा। एक्चुअली उन्होंने जो है फ्रंट पे जो है वो हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी फोटो लगा रखी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें तीतर को फंसाना है तो हमें तीतर को पहले उसको ट्रेनिंग देंगे कि भाई तुझे हम ये खिलाएंगे, उसके बाद वो अपने साथियों को ले लेकर आएगा। तो यानी समाज के लोगों द्वारा ही समाज के साथ गलत कार्य किया जा रहा है, उनको जो है गिराने का कार्य किया जा रहा है, समाज के लोगों को जोड़कर ही। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है वो मनुवाद है। मनुवाद तो है, बिल्कुल मनुवाद है। अगर मनुवाद नहीं होता तो फिर महिलाओं के साथ ऐसे कैसे होता कि गंगा में जो पहला बच्चे को तुम फेंक दो, हाँ, क्योंकि सबसे पहला बच्चा ताकतवर होता है। महिलाओं के साथ शुद्धिकरण के नाम पे बलात्कार होता है। ये सारी चीजें उत्पीड़न ही तो है। अगर पति मर रहा है तो उसे जला दो। ये तो मतलब संविधान ना बनने के बाद की बात थी ना। अब तो संविधान आ गया 1947 में जब लागू हो गया, उसके बाद तो महिलाएं तो आजाद होगी ना। 76-77 साल होने के बाद भी मणिपुर जैसे राज्य में अगर महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है तो कहाँ संविधान है? आप बताइए कहाँ संविधान है? अगर